आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री के बारे में। इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री जनरली यूरोपियन रेनेसांस से स्टार्ट होती है, यानी जो अब हम मॉडर्न डे इंटरनेशनल लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ज़्यादातर ये रेनेसांस के टाइम में जो लिखी गई थी उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले भी हम देख सकते थे बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसे गुजरी थी जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को प्रैक्टिस किया था। तो इसकी वजह से हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी हिस्ट्री का पार्ट बनाते हुए अगर हम देखें तो हम हिस्ट्री को अपने ईज़ के लिए, अपनी आसानी के लिए हम हिस्ट्री को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जिसमें हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट का जिक्र करेंगे कि वहाँ पे कैसे इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस होता था। उसके बाद हम जाएंगे एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, जिसमें पेलोपोनेशियन वॉर और रोमन एम्पायर के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस होता था। और फिर थर्डली हम मिडल एजेस का जिक्र करेंगे, स्पेसिफिकली अर्ली मिडल एजेस जो डार्क एजेस का टाइम था और क्रिश्चियनाइजेशन का टाइम था, उसके बारे में। फिर रेनेसांस एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड, जहाँ से एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसमें 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 17th सेंचुरी में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जिक्र करेंगे, और 18th सेंचुरी में जिस तरह इंटरनेशनल लॉ जो है वो ज़्यादा पॉजिटिविस्ट की तरफ जा रहा था, उस थ्योरी को फॉलो करने के लिए जा रहा, उन चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम जाएंगे 19th और फिर अर्ली 20th सेंचुरी में, और इसमें हम हेग कन्वेंशन, लीग ऑफ नेशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन की क्रिएशन के बारे में, यूडीएचआर कैसे बना और जिनेवा कन्वेंशन, इनको कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। और फिर आर्टिलरी और एयर सुपीरियॉरिटी वर्ल्ड वॉर 1 में कैसी हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हम 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरीज़ में इसका जिक्र करेंगे। और फिर इसके अलावा हम कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जितनी हुई है, यानी ये जो कोर्ट्स की फॉर्मेशन है, इन तमाम का जिक्र हम करेंगे, और हमारी जो टाइम लाइन है वो इस हिसाब से जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादातर हिस्ट्री में है भी नहीं, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है भी नहीं। यानी मेसोपोटामिया में जो लकाश और उम्मा स्टेट थे, ये एक 2 सिटी स्टेट के किंग्स थे। इन्होंने आपस में एक पीस बाउंड्री साइन किया था कि ये इतना जगह आपका होगा और ये इतना जगह मेरा होगा, यानी इंटरनेशनल एक बॉर्डर लाइन आपस में ड्रॉ की थी। तो इससे हमें एक इंटरनेशनल लॉ की एसेंस मिलती है। फिर आगे जब हम इजिप्ट की बात करते हैं, तो उसमें भी 2 किंग्स ने आपस में बाकायदा इटर्नल ब्रदरहुड पीस का एक ट्रीटी तो साइन नहीं किया था, लेकिन एक ऐसा मुआहदा आपस में किया था वर्बली कि वो एक दूसरे से ना लड़ाई करेंगे और वो हमेशा एक साथ इकट्ठा रहेंगे। तो ये चीज़ें जो इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ते हैं, तो उस ज़माने में भी इनके असरात उस ज़माने में एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमें दिखती हैं। अब हम एंशिएंट ग्रीस एंड रोम का जिक्र करेंगे, और इसमें हम जिक्र करेंगे सबसे पहले पेलोपोनेशियन वॉर का, एंशिएंट ग्रीस की तरफ पेलोपोनेशियन वॉर का। इस वॉर को एक्सप्लेन करने से पहले, या इस वॉर में जो इंटरनेशनल लॉ के एसेंस हैं उनको डिस्कस करने से पहले, अगर हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड ले लें, तो इस वॉर में 2 मेन पार्टीज़ थी जो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की राइवलरीज थी, और वो थी एथेंस और स्पार्टा। ये बात आप याद रखिए कि एथेंस का कमांड नेवल फोर्स था, यानी वो नेवी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा कमांड था, उसकी अपनी नेवी के ऊपर। और जो स्पार्टास थे, उसके जो आर्मी थी ऑन लैंड, वो बहुत कमाल की थी। अब इन दोनों के बीच जो है, और ये वॉर थी बेसिकली ग्रीक हेजेमनी के लिए, यानी डोमिनेंस कौन पूरी ग्रीक के सिटी स्टेट पे करेगा, उस पे थी। स्पार्टा चाहती थी कि वो रूल करे, यानी इस ज़माने में जो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है, तो स्पार्टा चाहती थी कि वो सुपर पावर बने, और इसी तरह एथेंस चाहती थी कि वो बने। और इस लड़ाई का या बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 2 लीग्स बनाए गए थे। एक था पेलोपोनेशियन लीग और दूसरा था डेलियन लीग। एथेंस जो थे वो डेलियन लीग को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो डेलियन लीग में थे, इनके साथ और भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। और स्पार्टास जो थे वो पेलोपोनेशियन लीग में थे, और इसके साथ भी बहुत सारे और ग्रीक सिटी स्टेट इसके ग्रुप में थे। और इनका बेसिकली मकसद जो पेलोपोनेशियन लीग और जो डेलियन लीग था, वो यही था कि अगर उनके फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेलियन लीग के मेंबर को अगर कोई दूसरा बाहर से अटैक करेगा, तो पूरे डेलियन लीग के मेंबर्स मिलके उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
इसी तरह स्पार्टन्स ने भी अपने लिए यही काम किया था कि वो भी मिलकर जो है वो अगर उनके फॉर एग्ज़ाम्पल पेलोपोनेशियन मेंबर को लीग के मेंबर को कोई हमला कर देता तो वो भी आगे से सारे मिल के उस पर हमला कर देते। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पर्शिया की डिफ़ीट के बाद, ये बात आप याद रखिए कि इनसे पहले पर्शिया जो है वो ग्रीस का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो पर्शिया की तरफ से उनको हमेशा ख़तरा रहता था। लेकिन एथेंस और स्पार्टास और तमाम ग्रीक सिटी स्टेट्स ने मिलकर पर्शिया को हराया था। अब उसको हराने के बाद ये हुआ कि एथेंस जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा ताकतवर होता गया। ताकतवर इन अ सेंस कि जो डेलियन लीग था वो उसको पूरा अपनी अंडर समझने लगा और उसको डिक्टेट करने लगा, जिसकी वजह से कुछ ग्रीक सिटी स्टेट उससे हटने लगे। वो ख़ुद को उससे अलग करना चाहते थे क्योंकि अब जो पर्शियन वॉर का ख़तरा था वो तो टल चुका था क्योंकि उसको हरा दिया गया था, इसीलिए वो ख़ुद को हटाना चाहते थे। लेकिन एथेंस ये नहीं चाहता था और इसी वजह से ये हुआ कि डायरेक्टली पहले एथेंस और स्पार्टास में लड़ाई नहीं हुई, बल्कि इसमें क्या हुआ कि उनके जो सिटी स्टेट्स थे, जो डेलियन लीग के या पेलोपोनेशियन लीग के जो स्टेट्स थे, वो आपस में लड़ने लगे, जिनकी वजह से इनको भी आहिस्ता आहिस्ता पहले इनडायरेक्टली और फिर डायरेक्टली इस वॉर में इंटर होना पड़ा। इस वॉर को जो हिस्टोरियंस हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को कहते हैं 10 ईयर्स वॉर, दूसरे हिस्से को सिसिलियन एक्सपेडिशन और फिर तीसरे हिस्से को डेलियन वॉर। 10 ईयर्स वॉर में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो स्पार्टा है वो सबसे पहले एटिका एक जगह होता है उस पे हमला कर देते हैं, ताकि वो ये समझते हैं कि हम जो है वो एथेंस को सराउंड करके उनको पूरा कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन एथेंस के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े दीवारें होती हैं और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एथेंस के पास एक बहुत बड़ी नेवी होती है, उनकी वजह से उनको हार का सामना उठाना पड़ता है। फिर जो दूसरा फेज़ है वो है सिसिलियन एक्सपेडिशन का। सिसिलियन एक्सपेडिशन में क्या होता है कि एथेंस का एक लीडर जो कि बहुत बेस्ट ओरेटर होता है, यानी बेस्ट कम्युनिकेटर होता है, वो कन्विंस कर देता है तमाम लोगों को कि हम स्पार्टा पे डायरेक्टली हमला नहीं करेंगे इस बार, बल्कि हम ये करेंगे साइराकस एक जगह होती है उस पे हम हमला करेंगे और उसके लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उन पे सेज करेंगे, उनको मार डालेंगे, तो एथेंस स्पार्टा के अंदर एक खौफ बैठ जाएगा और उसके बाद हम स्पार्टा पे हमला करेंगे। बहुत सारे लोग उसको अपोज कर देते हैं, उनको उसको कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ज़ोर देकर इस काम को करवा देता है। और फिर वो जब वहाँ पे साइराकस पर हमला कर देते हैं तो वो ऑलमोस्ट हारने वाले होते हैं और इसी हार की स्टेज में जो लीडर जो उनको वहाँ पे लेके आया था वो वहाँ से भाग जाता है और एज अ रिज़ल्ट जिस आदमी ने कहा था कि ये जंग नहीं करनी चाहिए इस जगह पे, उसको लीडर बनाया जाता है। तो वो भी जो है इसमें एक स्टोरी मशहूर है कि उसने कहा कि हम रिट्रीट करेंगे, हम इधर से जाएंगे क्योंकि हम आगे वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकते इस जगह पे। लेकिन उसी रात जो है वो सूरज चांद ग्रहण हो जाता है और वो आदमी थोड़ा सा सुपरस्टिशियस टाइप होता है, तो उसको लगता है कि उसने गलत फ़ैसला किया है कि वो रिट्रीट ना करे और वो 27 डेज़ तक अपने सोल्जर्स को लेके वहीं पे होता है, जंग के लिए खड़ा रहता है। लेकिन इसकी वजह से एथेंस को बहुत ही ज़्यादा बुरी शिकस्त होती है और वो लोग उनको मतलब इतना मार देते हैं कि उनको भागकर वहाँ से जाना पड़ता है और वो अपनी बैटल का भी बहुत सारा हिस्सा हार चुके होते हैं इस वॉर के बाद, इस एक्सपेडिशन के बाद। अब जो थर्ड फेज़ है इसको कहते हैं डेसिलियन वॉर। अब डेसिलियन वॉर में क्या होता है कि स्पार्टा जो है वो पर्शियन से हेल्प मांगती है, यानी वो क्या करती है कि वही वाला रूल अप्लाई कर देती है कि योर एनिमीज़ एनिमी इज़ योर फ्रेंड। तो वो पर्शिया से हेल्प मांग देती है और पर्शिया उसको हेल्प कर देता है और वो उनके साथ मिल के फिर एथेंस पे हमला कर देती हैं और एथेंस पे हमला बहुत ही ज़ोरदार तरीके से वो कर देती हैं, यानी इतना हो जाता है कि वो पूरा उसको सराउंड कर देते हैं। अब एथेंस के जो लीडर है पेरिकल्स, उसको पता हो जाए कि वो इसको नहीं तोड़ सकते, मतलब जो उसके दीवार है उनको नहीं तोड़ सकते एथेंस के, क्योंकि उन्होंने वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए होते हैं। तो वो कहता है कि
इतने टाइम तक कि वो उनको गिरा दें, हम अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि इस बीच में एथेंस में एक प्लेग आता है, एक वबा फैल जाती है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और इसी दौरान जो पेरिकल्स हैं उनका लीडर वो भी मर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वीक हो जाते हैं एथेंस। अब स्पार्टा ऑलमोस्ट उसको इन्वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी उस जगह से वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको ख़तरा होता है कि ये जो वबा फैली हुई है ये उनमें भी फैलेगी, और वो उसको उसी जगह पे इस तरह छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन फिर उस पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए वो एथेंस से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं और उस पर 30 रूलर्स को अपॉइंट कर देते हैं जो उनके अपने बंदे होते हैं, ताकि वो उन पे रूल करें। लेकिन फिर भी ये जो है वो इतने ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता। 4 सालों के अंदर ही फिर लोग उनको ओवरथ्रो कर देते हैं उन लोगों को, और एथेंस में फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो जाती है। अब इस वॉर से तो ख़ासा अगर देखा जाए तो किसी को फ़ायदा नहीं होता, ना एथेंस को फ़ायदा होता है, ना स्पार्टास को फ़ायदा होता है। इनफैक्ट इससे पूरा ग्रीक सफ़र हो जाता है, और इसी सफ़र से मतलब एथेंस की इकॉनमी भी वीक हो जाती है, स्पार्टास की भी यही हालत हो जाती है, उनके सोल्जर्स ख़त्म हुए होते हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्हीं दौरान इन सिटी स्टेट्स को हरा देता है और फिर उन पर कब्ज़ा कर देता है। अब इस वॉर में हमें बहुत सारी इंटरनेशनल लॉ की प्रिंसिपल्स मिलती हैं, यानी जो उनमें अगर हम देखें तो एक सिटी स्टेट पे हमला करने से पहले वो आपस में मशवरा कर देते हैं और पहले उस सिटी स्टेट को पैगाम देते हैं कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी नेगोशिएशन की कुछ हद तक या डिप्लोमेसी की कुछ हद तक हमें क्लूज़ और पीसेस मिलते हैं इस इन वॉर्स के दरमियान। और इसके अलावा जो अलाइंसेस का बनना, जो डेलियन लीग और जो पेलोपोनेशियन लीग थी, वो तमाम चीज़ें भी इंटरनेशनल लॉ की या इंटरनेशनल कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ नॉट कंक्रीट लेकिन अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमें दिखता है। और शिवलरी का कॉन्सेप्ट भी नज़र आता है। शिवलरी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर मिडल एजेस की तरफ रेफ़र किया जाता है, उस ज़माने के नाइट्स की तरफ। लेकिन जो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, शिवलरी एक्चुअली कहते हैं ब्रेवरी को। जनरली ये एक प्रिंसिपल है, और जो कोड ऑफ शिवलरी है इसमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक सोल्जर से। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेवरी, यानी जो नाइट होता है उसको ब्रेव होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, अपनी जो स्टेट है उसकी तरफ ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ वॉर करना चाहिए। अननेसेसरी सफरिंग ऑलमोस्ट इसमें है कि अगर कोई बंदा सरेंडर कर रहा है तो उस पे के ऊपर और जुल्म सितम नहीं करता और वीक्स की मदद करता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो एथेंस के अंदर कुछ जो हॉर्समैन थे उनके अंदर भी ये थी। इनकी एथेंस की ब्रेवरी की मिसाल उनकी जो एक कैवलरी जो वो बनाते थे, जिसमें एक आदमी घोड़े पर बैठा होता है और उसके हाथ में एक जेवलाइन होती है, यानी एक लकड़ी से बना हुआ एक ऐसा वेपन जिसके जो बिल्कुल एंड है उसमें चाकू की तरह एक नोकदार स्टील होती है, और वो उससे लोगों जो उसके अगेंस्ट में जो फौजी होते हैं उनको मारता है। अब ये जो है एक बहुत ब्रेवरी का काम होता था क्योंकि इसमें पावर भी ज़्यादा लगती थी। इसमें जो है आपको एक हाथ से अपने घोड़े को भी काबू करना पड़ता था, दूसरे हाथ से उस जेवलाइन को भी फेंकना पड़ता था, और वंस आप उसको फेंक दे तो आपके पास और नहीं बचता था। यानी आप दूसरे इंसान के अंदर से तो वो दोबारा से नहीं खींच सकते, अगर ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता और घोड़े की स्पीड में भी फ़र्क आता। तो ये ब्रेवरी जो है या शिवलरी की जो ब्रेवरी का जिक्र किया गया है नाइट्स के लिए, वो एथेंस के अंदर भी हमें दिखता है इधर। अब नेक्स्ट हम जाएंगे रोमन एम्पायर पे। रोमन एम्पायर जो था ये एक बहुत पावरफुल और एक बहुत वास्ट एम्पायर था ये भी, और इसका जो सबसे बहुत सारे फेमस जनरल इससे में पास हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो था जूलियस सीज़र। ये एक जनरल भी था, पॉलिटिशियन भी था, स्कॉलर्स भी था, और इसने बहुत ज़्यादा जगहों को कन्क्वेयर किया था। इनफैक्ट इसने रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था। इसी के ज़माने में इजिप्ट भी रोमन एम्पायर ने इजिप्ट को भी कन्क्वेयर किया था, और इसमें जो है वो क्लियोपेत्रा का काफ़ी ज़िक्र होता है कि क्लियोपेत्रा ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से
जूलियस सीज़र के साथ ट्रीट किया, यानी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ जूलियस सीज़र क्लियोपेत्रा ने उससे शादी कर ली। दो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं है कि वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसने उसके साथ शादी कर ली और उसने अपना जो पावर है वो इजिप्ट पे कायम भी रखा। और सीज़र भी वहाँ पे आने के बाद, यानी जूलियस सीज़र भी वहाँ पे आने के बाद उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब जूलियस सीज़र ने जब रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर में कन्वर्ट किया था तो बहुत सारे लोग इससे नाखुश थे। इनफैक्ट उसका अपना हाफ ब्रदर ब्रूटस ही बाद में कुछ और जनरल्स के साथ मिलकर वो सीज़र को एक कमरे में बुलाते हैं, एक हॉल में बुलाते हैं और वहीं उसको मार देते हैं। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है और फॉल ऑफ रोमन की तरफ जाता है। रोमन एम्पायर का तज़किरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोमन एम्पायर की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो हमें मिलती हैं उस ज़माने में, स्पेशली रोमन एम्पायर के टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज ऑफ नेशंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा उससे हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें इंटरनेशनल लॉ के एस्पेक्ट्स मिलते हैं, यानी ट्रीटीज़ एंड डिप्लोमेसी हमें मिलती है। रोमन्स जो थे वो यूजुअली दूसरे जो सिटी स्टेट्स थे या दूसरे स्टेट्स के साथ वो मिल बैठ के एक बात पे मुत्तफ़िक होते थे और उसको फिर अपने ऊपर बाइंडिंग करके आगे भी उसको फॉलो करते थे। यानी मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो एग्रीमेंट्स आज होते हैं उनकी एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट की थी। इसके अलावा वो फ़ॉरेन लॉज़ को भी रिकॉग्नाइज़ करते थे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नॉन रोमन कोई सब्जेक्ट होता था तो उनको उसके कंट्री के लॉज़ के मुताबिक कभी कभी ट्रीट किया जाता था। इसके अलावा रोमन एम्पायर में एम्बेसडर्स को प्रोटेक्शन दी जाती थी, यानी अगर कोई मुल्क का दूसरा बंदा कोई पैगाम लेके आ रहा है तो ना तो उसको मारा जाता था और ना उसके साथ इल ट्रीटमेंट की जाती थी। और जो कस्टमरी लॉज थे उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कानून कई अरसे से चलती आ रही है तो उसको फॉलो करना दोनों जो कंट्री जो कन्फ्रंट हुए हैं उनको लाजिम था कि वो उसको ओबे करें। इसके अलावा वो यूनिवर्सलिज्म के ऊपर भी यकीन रखते थे रोमन एम्पायर के लोग, यानी वो समझते थे कि कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको हर एक बंदे को रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्पायर, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट, उनको फॉलो करना होगा और ये सब पे बाइंडिंग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सारी मिलती है रोमन एम्पायर्स में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डार्क एजेस की तरफ या मिडल एजेस की तरफ। ये वो ज़माना है जो फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से लेकर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका तक का टाइम है। इसको जो अर्ली मिडल एजेस है उसको डार्क एजेस भी कहा जाता है। दो ये टर्म जो है ज़्यादातर मॉडर्न जो राइटर्स हैं वो अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसको डार्क एजेस कहा जाता है। अब ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर का टाइम स्पेन है और इसको डार्क एजेस कहने की वजह एक तो ये है कि कुछ कहते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ उस ज़माने की लाइफ और जो उनके कल्चर हैं उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उस ज़माने में जो ग्रीक और रोमन क्लासेस यूरोप में आई थी तो वो उनको डिसरिगार्ड करते हैं और वो समझते हैं कि उनकी जो लिटरेचर, उनकी जो कल्चर थी वो फ्लरिश नहीं हुई थी, ये ग्रीक और रोमन क्लासेस जो थी वो वहाँ पर आई थी, तो इसीलिए वो इस टर्म को रेफ़र करते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न जो राइटर्स हैं वो इस टर्म को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते। अब फॉल ऑफ रोमन के बाद यूरोप में एक बहुत ही अजीब किस्म का माहौल बन गया, क्योंकि कुछ जो पावरफुल स्टेट्स थे वो किसी और पे कब्ज़ा कर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जो जर्मन विसिगॉथ्स और गॉथ्स थे उन्होंने भी हमले शुरू कर दिए थे, तो एक डेस्परेशन और एक बहुत ही ज़्यादा गमज़दगी का माहौल छाया हुआ था। इसी बीच हम देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का रिलीजन है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होप देता जा रहा था, वो लोगों को एक नए कॉज की तरफ लेके जा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल में भी जस्ट वॉर का जिक्र है कि हमें इन्फिडल्स के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, हमें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तो उन लोगों के अंदर एक सेल्फ़ आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी क्रिश्चियनिटी के थ्रू। और क्रिश्चियनिटी का भी वो सेक्ट जिसको हम कैथोलिक कहते हैं, यानी जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स थे, तो वो ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी उस टाइम में। अब जो क्रिश्चियनिटी फ्लोरिश कर रही थी, इसके साथ साथ जो रोमन एम्पायर में जो बादशाह थे वो भी इनके फेवर में आते जा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टेंटाइन आया था और इसके बाद जितने भी एम्पायर रोमन एम्पायर आए वो सारे क्रिश्चियनिटी की तरफ ही आते गए। यानी ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी ने क्या किया, जो रोमन रिलीजन था या जो रोमन
कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ थे उनको एक रिलीजन का टच दिया। जो लॉज वो कहते थे कि नेचर की तरफ से आ रहे हैं, नेचर की वजह से आ रहे थे, क्रिश्चियनिटी उनमें ने उनको रिलीजन का रंग देना शुरू कर दिया। अब जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने क्या किया कि जो रोमन लॉज थे, जो जो नेशन लॉज थे, लॉज ऑफ नेशन थे, उनको यूज़ करके उनको डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया, उनको पीस प्रमोट करने के लिए किया। और लोग सिटी स्टेट्स और जो दूसरे स्टेट्स थे उनसे, नेशंस थे, उनसे बात करने के लिए, उनको उनके साथ डीलिंग करने के लिए भी उन्होंने वो लॉज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और उसको एक रिलीजियस सोशियो टाइप एक लॉ बनाना स्टार्ट हो गया। अब पीरियड आती है रेनेसांस और अर्ली मॉडर्न पीरियड। इसमें हम देख सकते हैं कि लोग अब अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी सोवरेनिटी तो नहीं लेकिन बाउंड्रीज़ को ऑलमोस्ट समझने लगे हैं। और इसमें एक जो एक प्रिंसिपल डेवलप होता है वो लॉज ऑफ सी के हवाले से होता है और जिसको कैनन शॉर्ट रूल कहा जाता है। अब ये कैनन शॉर्ट रूल बेसिकली क्या था, तो ये एक ऐसा रूल था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 नॉटिकल माइल्स तक जितना एक कैनन शॉट कर सकता है उस वक्त उस हिस्से तक जो है वो सी उस कंट्री का होगा। यानी पहले फ्री सी का कॉन्सेप्ट था जिसमें ये था कि समंदर जो है वो सबकी मलकियत है, इस पे किसी का हक नहीं है। लेकिन बाद में जब ये मसले अराइज़ हुए कि लोग जो है वो बिल्कुल शोर के करीब आके उस लैंड पे हमला कर देते हैं अपनी शिप को और फिर प्रिटेंड कर देते कि हम आपके लैंड पे आए तक नहीं हैं, तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए कैनन शॉट रूल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके मुताबिक क्या होता था कि जो शोर पे एक शिप को खड़ा किया जाता था और अगर वो शिप 3 नॉटिकल माइल्स तक फायर किया जाता था, अब जितना वो 3 नॉटिकल माइल होता उसके हिसाब से वो लैंड जो है, वो सी जो है वो उस लैंड का हिस्सा बन जाता था। लेकिन फिर बाद में इसको चेंज किया गया, लेकिन उस वक्त तक के लिए 3 नॉटिकल माइल्स भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब 16th सेंचुरी में, यानी हम आए हैं रेनेसांस एंड अर्ली मॉडर्न एरा में। इसमें 16th सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप में नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है और इसमें इसकी वजह से इंक्रीज्ड इंटरेक्शन होती है एक स्टेट और दूसरे स्टेट के अंदर, क्योंकि ट्रेड भी अब होने लगता है और लोग जो है वो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही अपने जहनों पे सवार किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो लीगल स्कॉलर्स हैं, जिसमें हमारे पास विक्टोरिया है, वो बहुत सारे जो हैं वो अब इंटरनेशनल लॉ पे लिखते जाते हैं कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल क्या होंगे, स्टेट्स क्या होंगे, और ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी आती जाती हमें दिखती हैं। दो ये हम ज़्यादातर अगर देखेंगे तो ये नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट ही होती हैं। मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट कौन थे और पॉजिटिव लॉ थ्योरिस्ट कौन थे। फिर हम देखते हैं कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया होता है 1648 में, यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क पीस ट्रीटी होती है, क्योंकि ये 30 इयर्स ऑफ वॉर को ख़त्म करके एक नए स्टार्ट के साथ स्टेट की सॉवरेनिटी को मानकर स्टेट्स इकट्ठा एक इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये जो था ये इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमें दिखता है। फिर 18th सेंचुरी में अगर देखें तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1783 में, जो अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर देती है। तो ट्रीटीज़ भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में इस ज़माने में। अब जब 19th और अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम आता है तो अब इंटरनेशनल जो लॉ थ्योरिस्ट हैं उनको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इन लॉज को कोडिफाई करना चाहिए ताकि ये अप्रोप्रिएटली सब इनको फॉलो करे। तो इसमें सबसे पहला जो जिक्र होता है वो हेग कन्वेंशन का होता है 1899 और 1907 में, जिसमें जो फोकस होता है वो पार्टीज़ को स्पेसिफिक टूल्स और टेक्टिक्स वारफेयर में इस्तेमाल ना करने को कहा जाता है। और इसकी वजह ये होती है कि ये 19th सेंचुरी का टाइम है, तो इसमें लोग जो है या कंट्री जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, यानी नए नए वेपन्स बनाए जा रहे हैं, नए नए आर्टिलरीज बनाई जा रही हैं, जिनको एक लिमिट रखने के लिए या उनको उनकी यूसेज पे पाबंदी रखने के लिए ये हेग कन्वेंशन बनाया जाता है, ताकि इसमें पहले से बता दिया जाए कि इन आर्टिलरीज पे पाबंदी है, इस तरह के वॉरफेयर पे पाबंदी है, ताकि लोग कंट्रीज़ इनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और इसी कन्वेंशन की वजह से फिर आगे जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बनता है और कन्वेंशन फॉर स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये भी बनता है।
फिर नेक्स्ट जो है दो ये सारी ट्रीटीज़ बनती भी हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर वन हो जाता है और इसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ कमिट होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है। लीग ऑफ नेशन तो एक वीक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी एक डेवलपमेंट होती है मॉडर्न सोसाइटी की तरफ, जिसमें ये कहा जाता है कि कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन इसकी फेलियर को हम देख सकते हैं कि बाद में फिर जब वर्ल्ड वॉर टू होता है तो उसके बाद फिर इन्होंने फिर क्या करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ जाते हैं, यानी एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसमें सब जो कंट्रीज़ हैं उनको सिग्नेटरी बनाया जाता है, उनको मेंबर बनाया जाता है। अगर हम देखें तो लीग ऑफ नेशन की एक फेलियर ये भी थी कि उसमें जो सबसे पावरफुल कंट्री यानी यूएस है उसका मेंबर ही नहीं होता, लेकिन यूएन जो है इसमें सारे ज़्यादा पावरफुल कंट्री सबको मेंबर बनाया जाता है। तो ये एक जो है माइलस्टोन होता है। फिर आगे जाके इसमें यूडीएचआर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि यूडीएचआर साइन किया जाता है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशंस दिए जाते हैं कि कौन कौन से राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहा जाएगा और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। और ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि उस वक्त जो ज़माना था वो जो था रशिया और अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे और वो किसी भी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे। और इस डिक्लेरेशन पे एग्री करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था यूनाइटेड नेशन के लिए। फिर फिर जो है आगे जाके हम देख सकते हैं कि जनेवा कन्वेंशन की बात। जनेवा कन्वेंशन की अगर हिस्ट्री को हम ब्रीफली देखें तो इसमें भी यही होता है कि एक बिजनेसमैन होता है जिसका नाम हेनरी ड्यूनेंट होता है। वो बैटल ऑफ सल्फरीनो को अपनी आंखों से जब देखता है इटली जाके, तो उसको एहसास होता है कि वॉर जो है वो कितना ख़तरनाक होता है। तो वो उससे वापस आके एक किताब लिखता है जिसका नाम बैटल ऑफ सल्फरीनो होता है, इन द मेमोरी ऑफ बैटल ऑफ सल्फरीनो होता है। और उस किताब में वो तमाम चीज़ों का जिक्र करता है, फिर एक सॉल्यूशन भी दे देता है। और इसके नतीजे में फिर एक कमेटी बनाई जाती है आईसीआरसी की, और वो कमेटी जो है वो क्या करती है, जनेवा कन्वेंशन पे काम करती है। और जो बैटल या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए चंद रूल्स होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट जनेवा कन्वेंशन सिक और वुंडेड की तरफ इशारा करता है। इन तमाम को मैं एक दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जनरली अगर देखें तो इसमें सिक और वुंडेड की बात की गई है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, या जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट की जाएगी, और जो कॉम्बेटेंट हैं सिर्फ उन पे हमला किया जाएगा, ना कि सिविलियन पे। टारगेट जो होगा वो सिविलियन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मिलिट्री ऑब्जेक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री इंटरनेशनल लॉ की। यानी अगर हम देखें तो ये जो है ये थोड़ा थोड़ा हर जगह पे हर वॉर के दरमियान लोग कुछ सीखते हैं और फिर उनको नोट डाउन करते हैं और फिर उनको आगे अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते जा रहे थे। पहले ज़माने में ये होता था कि नेचुरल लॉ थ्योरी थी कि एक जो कस्टम है वो प्रैक्टिस होती थी तो उसी को फॉलो किया जाता था। लेकिन फिर बाद में लोगों को एहसास हुआ कि हम ट्रीटी के थ्रू भी बना सकते हैं, यानी बिफ़ोर वॉर ही हम कुछ चीज़ों को पाबंदी लगाते हैं जिन पे दोनों पार्टीज़ एग्री होंगी और दोनों नहीं करेंगी। तो ये तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री में। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको डिटेल